everyone, a very warm welcome to Desire Eyes YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news और आज हिंदू में हम लोग एडिटोरियल सेक्शन नहीं कवर करेंगे बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आइडियाज पेज और एक्सप्लेन पेज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। एंड द हिंदू में गवर्नमेंट टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड अदर न्यूज इज इसराइल बॉम्ब्स गाजा आफ्टर वार्निंग हमास। सो एनआरए जो है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट जॉब्स। ओके अब ये एनआरए जो है इसको यूनियन कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। ओके मीन्स जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के एनआरए ही कराएगी और प्रीलिम्स लेवल के जो टेस्ट हैं ओके प्रीलिम्स लेवल के टेस्ट भले ही वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हो, एसएससी का हो, आईबीपीएस का हो, उसका प्रीलिम्स टेस्ट जो है कौन कराएगा? एनआरए कराएगा। फिर टीयर 1 और टीयर 1 तो ये हो गया। ओके फिर टीयर 2 और टीयर 3 कौन कराएगा? ये जो रेस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना कराएगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अपना कराएगा, फिर आईबीपीएस अपना कराएगा। ठीक है अब क्या है इसमें क्या है कि ये जो सेट टेस्ट है ओके ये 3 लेवल्स पे कंडक्ट कराएगा। कैसे? ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अलग लेवल रखा जाएगा, फिर हो गया 12th पास के लिए अलग लेवल रखा जाएगा और 10th पास के लिए अलग लेवल रखा जाएगा। ओके अब ये जो एग्जामिनेशन है ये पहली बात तो ये ऑनलाइन होगा और ये ट्वाइस अ ईयर होगा। ओके और ये 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा और सभी उसका जो है कॉमन करिकुलम रखा जाएगा। अब ये जो स्कोर्स आते हैं इस टेस्ट के बाद ये 3 साल तक इसको वैलिड करने के लिए बोला गया है और स्टूडेंट्स मल्टीपल टेस्ट दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगे और क्या होगा जो बेस्ट स्कोर है वही वो अपने दे सकते हैं, वही अकाउंट में लिए जाएंगे। ओके बाई चांस आपका फर्स्ट ईयर बेस्ट स्कोर रहा, अदर आप सेकंड अटेम्प्ट देते हैं तो उसमें आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं बनता है तो आपका फर्स्ट स्कोर ही काउंट करा जाएगा। तो इस तरीके की फैसिलिटी एक स्ट्रेस को कम करने के लिए और स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए करी जा रही है। ओके एंड 1.25 लाख वैकेंसीज एवरी ईयर आती हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट पे के लिए और लगभग 2.5 करोड़ पीपल जो हैं एवरी ईयर इस एग्जाम्स में बैठते हैं। ओके अब क्या है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वुड इनेबल द कैंडिडेट को टू अपीयर वंस एंड अप्लाई टू एनी और ऑल दिस रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ओके तो वो किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज में कर सकते हैं एंड इसके बाद जो है क्या है वो हम देखते हैं कि देखो पहली बात तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा और जितनी एज है उतनी एज तक वो दे सकते हैं। ओके एक एज लिमिट रखी जाएगी, उस एज तक अपर एज लिमिट तक दिया जा सकता है एग्ज़ाम। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज वगैरह वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन की फैसिलिटी दे दी गई है। और ये है कि जो है अभी तो 12 लैंग्वेजेस में है पर धीरे धीरे क्या करा जाएगा इसको 8 शेड्यूल्स में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उतने में ये चीज़ एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी। कैंडिडेट्स को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कि वो रजिस्ट्रेशन कर सके एक कॉमन पोर्टल पे, चॉइस ऑफ सेंटर भर सके अपने चॉइस का और एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेंटर्स एलोकेट करे जाएंगे। ओके और कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल देयर ओन टेस्ट एट सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। ओके तो इस तरीके की फैसिलिटी का है बात। अब आते हैं इसराइल बॉम्ब्स गाजा आफ्टर वार्निंग हमास। देखो हमास लोग हैं कौन, पहले इसको समझ लेते हैं। हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये किसने डिक्लेयर करा? ये हो गया इसराइल ने बोला। ओके यूएस और ईयू के कहने पे जो है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ है एंड हमास पीपल जो है ये बेसिकली ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट हैं। ओके और ये पैलेस्टीनियन कॉज को जो है अपहोल्ड करते हैं। ओके पैलेस्टीनियंस की जो डिमांड है कि उनका सेपरेट हो जाए, कंट्री हो जाए और उस पर जो है इसराइल का कोई भी वो रूलिंग ना रहे, तो इस पे वो जो है पूरा जो है अपना यही इसी पे इनकी बेसिकली हर एक्टिविटी रहती है।
अभी क्या करा इन्होंने इन्होंने बॉर्डर एरिया पे जो है, अभी देखो पहले तो मैप देख लेते हैं ना। देखो मैप जो है इसको देखो, इसमें जो है इजराइल जो है, ओके, ये देखो ये पूरा इजराइल हो गया, ओके, ये हो गया वेस्ट बैंक और ये हो गया गाजा स्ट्रिप, ओके, यहाँ मेडिटेरियन सी के पास है, ओके। तो यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है ये पूरा एरिया जो है ये हमास द्वारा ही रूल्ड है। तो इस पे जो इन्होंने क्या करा कि जो बॉर्डर एरियाज जो इसराइल से लगा हुआ है वहाँ पे इन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी। उसके रिटेलिएशन में जो है इसराइल ने ये सब बॉम्बिंग वगैरह की है, ओके। सो दिस वाज द न्यूज़। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली इंडियन एक्सप्रेस पे और हर राइट टू प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट आया था, इसमें था कि वुमेन को जो है एक राइट मिलना चाहिए फ्रॉम हर पेरेंटल प्रॉपर्टी, ओके। सो जजमेंट डिलीवर्ड बाय ये 3 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें क्या था दैट वुमेन आर बॉर्न एज इक्वल एंड दैट इज़ द पैट्रियार्कियल जो माइंडसेट चल रहा है एंड जो कस्टमरी प्रैक्टिस और ट्रेडिशन है जिसमें कि हमेशा वुमेन को एक इन्फीरियर स्टेटस दिया गया है, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट करने की कोशिश करी है बाय गिविंग हर राइट टू प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ओके। सो इन रियल टर्म्स देखा जाए तो जजमेंट इज प्रोग्रेसिव है, ओके, 2 काउंट्स पर। कैसे? जैसे कि हाईलाइटिंग द पैट्रियार्कल प्रैक्टिस ऑफ द मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जो कि गाइडिंग फोर्स था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। सेकंड पॉइंट क्या है? फॉर सेटलिंग द कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय 2 ऑफ इट्स ओन पहले के जजमेंट्स थे उसको भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर करा। वो कौन सा था? प्रकाश वर्सेस फूलवती, और दूसरा था दनम्मा एंड सुमन सुरपुर वर्सेस दनम्मा @ सुमन सुरपुर वर्सेस अमर। तो बेसिकली जजमेंट क्या था इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ये कौन कौन के बीच में ये केस चला था। सो इस चीज़ को भी इन्होंने जो है फिर से एक नई अप्रोच दी है। इसमें क्या है कि इट हैड रूल्ड जो कि जो अमेंडमेंट हुए थे हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अप्लाइड ओनली टू वुमेन जिनके पेरेंट्स अलाइव थे सितंबर 9, 2005 तक, ओके। द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द एक्ट, जिस दिन ये एक्ट नोटिफाइड हुआ था। अब सेकंड केस उसमें क्या है? इट इन्फर जो भी कोऑपरेशनरी राइट्स हुए हैं इसमें ये बर्थ राइट है, माने बर्थ से ही मिल जाएगा वुमेन को। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ सेट फोर्थ द आइडिया कि जो बर्थ राइट्स हैं ये सारे लिमिटेशंस जो इम्पोज होते हैं डेट्स वगैरह या फिर कोई लीगल नोटिफिकेशन उस पर ये अप्लाई नहीं होगा जो कि ये बर्थ से है। सो एज नेचुरल कोरोलरी देखा जाए तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट अप्लाई टू ऑल वुमेन रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब जहाँ पे भी ये वर्ड यूज आए इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द बैक डेट, ओके। आपको ये वर्ड जो है लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा इसमें कि मैंने बैक डेट से जी अप्लाई होता है, मतलब 1956 से ये चीज़ अब अप्लाई होगी कि प्रॉपर्टी राइट जो है वुमेन को मिलना है ही है, ओके। सो द ईयर उस टाइम ये 1956 मतलब इसी टाइम जो है मिताक्षरा लॉ एज हिंदू सक्सेशन एक्ट वो ये कोडिफाइड हुआ था। सो ये जजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव चेंज देख रहे हैं इन द एटीट्यूड ऑफ कोर्ट्स। समय के साथ साथ कोर्ट्स का एटीट्यूड भी धीरे धीरे बदल रहा है, विच नाउ अपीयर्स कि अब जो है जो सब्सटेंटिव जस्टिस फॉर वुमेन उसकी तरफ वो फोकस कर रहा है, उसकी तरफ उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, ओके। पैट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं एक डाइल्यूट होता दिख रहा है in theory as well as in practice, okay। हाई जुडिशरी इन इंडिया जनरली देखा गया है कि वो ब्रॉड माइंडेड रही है इन डिसमेंटलिंग द पैट्रियार्कल प्रैक्टिस एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन, ओके। सो जो ये जुडिशियल सेशन आया इन द केस ऑफ ये जो केस है कंटिन्यूस टू बी परसिस्टेंट इन ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, जो अभी तक जो पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स था उसको भी ब्रेक करा, बी इट जो भले ही वो सबरीमाला वाला हो या फिर परमानेंट कमीशन
टू वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं, एक डिसमेंटलिंग देख रहे हैं पैट्रियार्कल प्रैक्टिस एज वेल एज इंस्टीट्यूशन का। ओके, और एक देख रहे हैं कि हम चेंज देख रहे हैं इन द एटीट्यूड ऑफ द कोर्स। सो जजमेंट जो है एक डिफरेंट थिंग होती है, बट अगर हम सोचें कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उस जजमेंट का एक जजमेंट तो आ गया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये भी क्वाइट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा, एक थ्योरी में चीज़ है, एक प्रैक्टिस में चीज़ है, जब तक वो प्रैक्टिकल उसमें नहीं आएगा तो भी एक प्रॉब्लम है। ओके, अब आता है इशू ऑफ स्त्री धन। ये 14(1) ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कैसे एक्सप्लेन्ड है, जैसे कि द सेक्शन प्रूव दैट वुमेन कैन एक्वायर प्रॉपर्टी एज अ फुल ओनर एंड इट कैन बी कैरीड ओवर और रिटेन एज पोस्ट मैरिज एज अ स्त्री धन। ओके, वो प्रॉपर्टी ले जा सकती है एज अ स्त्री धन। तो इस तरीके से दिया हुआ है स्त्री धन के बारे में। अब आप देखो, जो राइट ऑफ पोजेशन है मे नॉट बी इजी फॉर वुमेन जो कि मैरिड हैं एंड अपने एंसेस्ट्रल होम में नहीं रह रही हैं, अपने फादर के होम में नहीं रह रही, तो उनके लिए राइट टू पोजेशन वो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। ओके, एंड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जो है वो भी मोर कन्वीनियंट होता है अर्बन सेटिंग में, बट अगर हम रूरल कंटेक्स्ट में देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो किस एग्रीकल्चरल लैंड के फॉर्म में होती है, एंड मोस्ट वुमेन जो है अगर वो क्लेम करना भी चाहें तो उनका ज़्यादातर टाइम जो है लिटिगेशन मतलब कोर्ट के चक्कर में ही लग जाता है, और उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उनका नेम्स जो है उनके और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में आ सके, मतलब प्रॉपर्टी उनके पास आ सके, उनका जो जिस पे प्रॉपर्टी पे राइट है। ओके, एक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है तो वो उसमें क्या होता है कि मेल जो एयर होता है, उनका जो कह लें ब्रदर है, तो विल शेयर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो इतना नहीं शेयर करेगा, एंड इंफॉर्मेशन या फिर इनिशिएट लीगल प्रोसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन फैमिली मेम्बर्स। कहीं कहीं माने ज़्यादातर क्या होता है कि ये इश्यूज बहुत रेयर फैमिलीज़ में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इतना कह लें कि जहाँ पे इतना वो नहीं होता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, पहले ही ऐसा कर दिया जाता है ज़्यादातर फैमिलीज़ में, जहाँ पे जो है डॉटर और सन को इक्वल राइट्स दे दिए जाते हैं। बट अभी भी हमारे यहाँ बहुत लगभग 80% ऑफ द फैमिलीज़ में ऐसा होता है इंडिया में कि जहाँ पे जो है डॉटर को डॉटर को जो है ओनरशिप राइट जो है इतना नहीं मिलता है, बाद में लिटिगेशन के थ्रू ही वो लोग लेते हैं, और कुछ लोग जो है नहीं भी लेते हैं। ओके, तो बिकॉज दे डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट और फिर अपने भाई से लड़ना, रिलेशन ख़राब करना, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो जो है इसी कारण जो है इस तरीके का लॉ आया है जिससे कि लिटिगेशन का ना हो, बाय बर्थ ही उनको जो है पूरा राइट दे दिया जाए। सो मैनी एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल एंड मिडिल क्लास वुमेन हैं, उन्होंने तो पैट्रियार्कल कंट्रोल रिजेक्ट कर दिया और डिमांड भी कि उन्हें कोई वो प्रॉपर्टी से कुछ चाहिए, एंड फॉट अगेंस्ट प्रैक्टिसेस सच एज डाउरी, बट फिर भी जो है उनको जो है प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह को उनको नहीं मिल पाया। ओके, एंड मोस्ट हैव चूजन कि वो बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको लीगल पाथवे नहीं चाहिए, टीडीएस लेंदी, और कह सकते हैं रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने का भी ये एक पाथ होता है। ऑन ओकेजन द लॉ एंड द कोर्ट्स में टर्न आउट टू बी प्रोग्रेसिव, ज़्यादातर देखा गया है कि प्रोग्रेसिव रहते हैं कोर्ट्स वगैरह, एंड द चैलेंज फॉर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट वुमेन जो है इन फार फ्लंग रूरल एरिया वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज उनको दे आर डिनाइड लिटरेसी एज वेल एज द डिग्निटी। ओके, और कभी कभार क्या होता है कि उनको उनका नेम से भी नहीं बुलाया जाता है, उनको उनकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं, उन्हें कहा जाता है कि वाइफ ऑफ दिस, ओके, ब्रदर ऑफ दिस, ओके, या फिर डॉटर ऑफ दिस पर्सन। तो इस तरीके से जो है उनको बुलाया जाता है, तो उनकी खुद की आइडेंटिटी ही नहीं रखी जाती है। सो इवन एज ए वेलकम द कोर्ट डिसाइडेड कि जो है
इसका इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल बेनिफिट वुमेन को मिल सके, एज वेल एज पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स जो हैं वो भी चेंजिंग होने चाहिए। वुमेन आर एजर्टिंग द राइट बोथ इन द कॉन्जुगल एंड प्रॉपर्टी मैटर्स। ओके, बिसाइड लिटिगेशन प्रोसेस नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड करना चाहिए, एसेसिबल करना चाहिए, एज वेल एज इनएक्सपेंसिव और टाइम बाउंड भी करना चाहिए फॉर वुमेन, जिससे कि वो अगर चाहें तो अपना जो है प्रॉपर्टी राइट्स ले सकती हैं फ्रॉम देयर एंसेस्टर प्रॉपर्टी। ओके, अब हम आते हैं डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा। इसमें जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक बोला है कि गवर्नमेंट वांट्स कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो हैं, चिल्ड्रन ऑफ द जो उस सॉइल, चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल एक कॉन्सेप्ट होता है कि उस भूमि से जो लोग पैदा हुए हैं उन्हीं को जो है मिलना चाहिए, कहाँ पे एक राइट टू इक्वलिटी मिलना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में उन्हीं को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इस तरीके का आया है कि उनको एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा है कि जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अंडर लॉ। किस चीज़ में? भले वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बर्थ और रेजिडेंस के उसमें। तो ये काउंटर कर रहा है यहाँ का जो आ रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंट डिसीजन कि रिजर्व कर दे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स, ऑल, ओके, नॉट फ्यू जॉब्स बल्कि ऑल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। तो ये इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन के ये काउंटर कर रहा है। ओके, सो इस तरीके का अगर ये पास हो जाएगा तो ये एक वॉइड हो जाएगा जज। ओके, तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 16(2) में क्या लिखा है कि कोई भी सिटीजन जो है वो नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे शैल वर्ड है, मतलब यहाँ कंपलसरी है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी नहीं। ओके, तो ये कहना कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, तो इस पे भी एक देख सकते हैं ना कि आप कैसे वो काउंटर हो रहा है, इस वर्ड को कर रहा है। तो रेजिडेंस और एनी ऑफ देम ये इनएलिजिबल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे शैल वर्ड यूज है। ओके, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। एंड आर्टिकल 16(3) में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। वो कैसा एक्सेप्शन है? जिसमें कि रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट है। द पावर वेस्ट सोलली इन पार्लियामेंट में ही रहती है, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। कि आप रेजिडेंस का किसी जॉब में रख सकते हो, बट वहाँ पे जो है ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में वो रेजिडेंस का रख दे, डोमिसाइल होना नेसेसरी रख दे, बट ये चीज़ जो है केवल पार्लियामेंट कर सकता है उस स्टेट में, ना कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर। सो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द डोमिसाइल? क्यों ऐसा है कि क्यों डोमिसाइल के बेस पे प्रोहिबिशन क्यों रखा गया है? देखो, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो हमें क्या दिखाना था? एज अ वन नेशन। ओके, भले ही हमारी जोग्राफिकल यूनिट अलग है, हमारे इंडिविजुअल प्रिंसिपैलिटीज़ अलग हैं, हमारे जो है हमारा कल्चर अलग है, बट हमें हमारी रूट एक है, हमें ये चीज़ दिखानी है। सो एज इंडिया हैज़ कॉमन सिटीजनशिप हमारे पास है, विच गिव्स सिटीजन लिबर्टी टू मूव अराउंड फ्रीली। हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस बर्थ होना या फिर रेजिडेंस जो है ये क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट। ओके, अब क्या है? बट आर रिजर्वेशंस नॉट ग्रांटेड ऑन अदर ग्राउंड सच एज कास्ट, या कास्ट के नाम पे नहीं रिजर्वेशन दिया जाता है। देखो, इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, इक्वालिटी तो दी हुई है, बट ये कोई मैथमेटिकल इक्वालिटी नहीं है, 1:1 हम ये नहीं कर सकते हैं। ओके, एक हमारे इक्वालिटी का मतलब डिफरेंट है। वो क्या है वो समझो। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अंडरलाइंस 2 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट विच टुगेदर फॉर्म द एसेंस ऑफ इक्वलिटी। देखो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इक्वल्स के बीच में। ओके, कोई इक्वल है,
ओके इसकी भी कैपेबिलिटी अलग है, इसकी भी कैपेबिलिटी सेम है, इन दोनों की कैपेबिलिटी सेम है। तो इन दोनों के बीच में नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है होना चाहिए। ओके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट अफर्मेटिव एक्शन टू इक्वलाइज द अनइक्वल्स। ओके एक इस लेवल पर है और एक इस लेवल पर है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए जो है हमें एक गुड एक्शंस लेना चाहिए, जिससे कि ये वाला पर्सन भी इस लेवल पर आके फिर compete करे। ओके इस तरीके का हमारे यहाँ इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। So what has the Supreme Court said on the reservation jobs for locals? Because Supreme Court has ruled against the reservation based on the place of birth या फिर residence के पीछे का उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ नेवर वांटेड कि रिजर्वेशन हो बर्थ या फिर रेजिडेंस के उसमें, तो उसने अगेंस्ट में रूल करा है। एंड डिस्पाइट आर्टिकल 16(2) सम ऑफ द स्टेट्स ऐसे हैं जो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी फॉलो करते हैं एंड प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन ऑफ प्रेफरेंस बेस्ड ऑन डोमिसाइल या फिर रेजिडेंस के उसमें। Okay, and this would seem to be constitutionally impermissible, though we do not wish to express any definite opinion upon it. Okay, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एंड एक केस है इन सब्सिक्वेंट रूलिंग सुन्ना रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, सुप्रीम कोर्ट एफर्ड द ऑब्जर्वेशन, बट वो उसी पर्टिकुलर केस में ही उन्होंने करा था। और इसमें यह है कि इज टू स्ट्राइक डाउन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गेव 5% एक्स्ट्रा वेटेज उन्होंने दे दिया था जो कि कैंडिडेट तेलुगु का था एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही राजस्थान में भी हुआ था कि वो टीचर्स वाला कुछ हुआ था, तो उसमें भी उनको वेटेज ज़्यादा देकर उनको सेलेक्ट कर दिया गया था। ओके सो व्हाट अबाउट सिक्योरिंग जॉब्स फॉर लोकल इन द प्राइवेट सेक्टर में कैसे करा जा सकता है? ओके सो सच ए लॉ विल बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इवन इफ़ अलाउड। अगर अलाउ भी कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? देखो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो हैं एक कोई एनुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो करते नहीं हैं। ओके जब उनका नेसेसिटी हुआ था उस बेसिस पे वो हायर कर लेते हैं। सो स्टेट कैन रिकमेंड ए प्रेफरेंस तो बोल सकती है कि लोकल्स को दिया जाए, बट वो इंश्योर नहीं कर सकती है। सो हाउ डू सम स्टेट्स देन हैव लॉ दैट रिजर्व जॉब्स फॉर लोकल्स? कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो जिसमें कि लोकल्स के लिए जॉब्स रिजर्व्ड हैं। ओके सो एक्सरसाइजिंग द पावर इट हैज़ अंडर 16(3) पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एट एम एट एबॉलिशिंग ऑल एग्जिस्टिंग रेजिडेंस रिक्वायरमेंट इन द स्टेट एंड इनएक्टिंग एक्सेप्शंस ओनली किस में है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल में है। ओके सो इसमें एक्सेप्शन है, बल्कि और कहीं पे भी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट इन द स्टेट और उसको इनएक्ट करना ये चीज़ नहीं है। ओके और जैसे कि सम स्टेट्स ऑल्सो है स्पेशल प्रोटेक्शन, जैसे कि जो कि अंडर आर्टिकल 371 में आते हैं। आंध्र प्रदेश ने अंडर सेक्शन 371D में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल कैडर इन स्पेसिफाइड एरियाज ये कर रखा है। ओके सम स्टेट्स हैव गॉन अराउंड द मैंडेट ऑफ 16(2) बाय यूजिंग लैंग्वेज। और इसमें क्या है, स्टेट्स दैट कंडक्ट ऑफिशियल बिजनेस जो करते हैं रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि लैंग्वेज ऐसा क्राइटेरिया, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन आ जाती है कि लोकल्स ही ज़्यादातर जो है रिक्रूट करे जाते हैं, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर फिर आ जाता है। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु रिक्वायर्स अ लैंग्वेज टेस्ट। So this was there in today's video, and thank you for watching.